गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियो में ट्राई हेलो एल्केन यानी कि क्लोरोफॉर्म के बारे में कैसे उसका क्या उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, क्या उसकी निर्माण विधियाँ होती हैं, ये पढ़ा और उसके भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसमें सबसे पहली जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है यानी कि जो रासायनिक गुण है हमारे क्लोरोफॉर्म का, वो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। जहाँ पर भी आप ऑक्सीडेशन सुनेंगे, वर्ड ऑक्सीकरण शब्द सुनेंगे, इसका मतलब है कि आपको जो आपका यौगिक है, जो आपका कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन आपको ऑक्सीजन से करानी है। तो व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट एंड एयर, जब आप क्लोरोफॉर्म को सनलाइट में एक्सपोज करते हैं, एक्सपोज करने का मतलब कि ये सनलाइट जो है वो क्लोरोफॉर्म तक अगर पहुंच रही है और एयर के साथ उसका कांटेक्ट है, एयर के साथ, वायु के साथ वो मिल रही है, इट इज़ स्लोली ऑक्सीडाइज टू हाईली पॉइजनस गैस। तो आपका जो क्लोरोफॉर्म है वो धीरे धीरे ऑक्सीकरण करके यानी ऑक्सीडाइज होकर के एक जहरीली गैस में परिवर्तित हो जाता है, हाईली पॉइजनस गैस में कन्वर्ट हो जाता है और उस गैस का नाम है फॉस्जीन गैस, जिसे कार्बोनिल क्लोराइड, इसका केमिकल नेम है कार्बोनिल क्लोराइड और कॉमन नेम है फॉस्जीन। इस गैस का क्या करता है, निर्माण करता है। कैसे होता है देख लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो ये आपका जो क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल हैं, देखिए 2CH3 हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं। इसकी रिएक्शन हम जब O2 से कराते हैं तो O2 से रिएक्शन कराने पर HNu यानी सनलाइट की प्रेजेंस में फॉस्जीन गैस COCl2 फॉर्म होती है और HCl जो है निकल जाता है। इसी रिएक्शन में अगर आप 4 मोल CH3 ले लें यानी कि क्लोरोफॉर्म के 4 मोल ले लें और 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ले लें, तो उस कंडीशन में सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करता है, 4 मोल फॉस्जीन गैस का फॉर्मेशन करता है, 4 COCl2 बनाता है, 2 मॉलिक्यूल Cl2 क्लोरीन के मिलते हैं और 2 मॉलिक्यूल हमें वाटर के मिल जाते हैं। तो ये 2 अलग टाइप की रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस में देखिए जो हमारे रिएक्टेंट हैं, जो हमारे अभिकारक हैं, जो अभिक्रिया कर रहे हैं, वो तो समान है। ये क्लोरोफॉर्म है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी क्लोरोफॉर्म है, ऑक्सीजन, बस जो रेशियो लिया है वो हमने क्या लिया है, डिफरेंस लिया है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो ये पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को हमेशा डार्क कलर की बोतल में यानी कि गहरे रंग के बोतल में क्यों रखा जाता है और क्यों उसमें 1% इथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है, या क्या कर सकते हैं हम, ऐसा कौन सा केमिकल सब्सटेंस है, कौन सा रासायनिक पदार्थ है जो हम क्लोरोफॉर्म में रखते हैं ताकि उसका ऑक्सीकरण ना हो, उसका ऑक्सीडेशन ना हो और वो फॉस्जीन गैस ना बनाए। क्योंकि अगर फॉस्जीन गैस बन गई और उसे किसी ने इनहेल कर लिया, किसी ने उसे सूंघ लिया, तो इतनी पॉइजनस होती है कि पर्सन की ऑन द स्पॉट, वही मौके पर ही क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि उसको गहरे रंग की बोतल में इसलिए रख रहे हैं, डार्क कलर की बोतल में, क्योंकि हमें क्या बचाना है, उसको सनलाइट्स में एक्सपोज होने से बचाना है। अगर आपकी लाइट कलर की बोतल है तो ईजिली उसमें सनलाइट एंटर कर जाती है, लेकिन अगर आप डार्क कलर की बोतल लेंगे, जैसे ब्लैक है या डार्क ब्राउन कलर की बोतल है, तो उसमें सनलाइट क्या नहीं हो पाती, पूरी तरह से अंदर नहीं पहुंच पाती है। क्योंकि जो गहरे रंग होते हैं, जो डार्क कलर होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं यानी कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपके जो डार्क कलर के बॉटल्स होते हैं, डार्क कलर जो है वो सनलाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि क्यों इसे डार्क बॉटल में रखना चाहिए, और दूसरा है कि इसमें 1% इथेनॉल मिला दिया जाता है जिस भी बॉटल में इसे रखते हैं। क्योंकि इथेनॉल, जिसे हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, वो क्या करता है, वो हमारे क्लोरोफॉर्म को जो फॉस्जीन गैस है उसमें कन्वर्ट होने से बचाता है। उसकी जगह वो क्या बना लेता है, इनसॉल्युबल इथाइल कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ पर देखिए रिएक्शन दी हुई है COCl2, ये हमारा जो देखिए फॉस्जीन गैस अगर बन भी जाती है, फॉर सपोज आपकी फॉस्जीन गैस बन गई, तो उस कंडीशन में वो फॉस्जीन गैस किससे रिएक्शन कर लेगी, जो इथाइल अल्कोहल है उससे रिएक्शन करेगी, 2 मॉलिक्यूल HCl के निकल जाएंगे और बना लेगी क्या, इथाइल कार्बोनेट। ये जो इथाइल कार्बोनेट है ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल का मतलब अविलेय होता है और क्लोरोफॉर्म में नीचे जाकर के क्या हो जाता है, बैठ जाता है। तो इस तरह से जो हमारा क्लोरोफॉर्म है वो फॉस्जीन गैस का निर्माण करने से बच जाता है। तो ये 2 पॉइंट हैं क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से रिलेटेड यानी क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से रिलेटेड। इनमें 3 तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला यही कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म की क्या होगी, दूसरा कि इसे डार्क कलर की बोतल में यानी गहरे रंग की बोतल में क्यों रखते हैं, और तीसरा कि इसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं क्लोरोफॉर्म में जब बोतल में उसको स्टोर करा जाता है, जब हम बोतल में इसे रखते हैं, और क्यों। तो ये इसके आंसर थे। नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है अपक्षयन। डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड। यहाँ पर अपचयन की प्रक्रिया ये देता तो है हमारा क्लोरोफॉर्म, लेकिन ये डिसाइड करता है
कि आपने अपचायक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज़ किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, वो उसका निर्माण होगा। जैसे क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन आपने कराना है और आपने जो उत्पाद ले लिया ZnHCl ले लिया, जिंक HCl जो है वो आपने यहाँ पर कैटलिस्ट जो है जिंक HCl ले लिया, तो उस कंडीशन में जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, CH2Cl2 डाई क्लोरोमीथेन का निर्माण हो जाएगा क्लोरोफॉर्म से। जब आप क्या लेंगे, ZnHCl और इथाइल अल्कोहल, ये दोनों आपको कैटलिस्ट के रूप में यूज़ करने हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज़ करने हैं, और HCl जो है निकल जाएगी। दूसरा है कि रिडक्शन विद जिंक एंड डाइल्यूट HCl। अब सिर्फ आपको क्या लेना है, यहाँ पर जो प्रेजेंस रहेगी वो रहेगी जिंक की और डाइल्यूट HCl, यहाँ पर लिखा नहीं है, एरो से लिख ले रहे हैं। तो अपचायक आपको कौन से लेने हैं, अब जिंक और HCl। जब आप जिंक और HCl लेते हैं तो जो आपका जो क्लोरोफॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरोमीथेन में। और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल भी कितने लेने हैं आपको, 4 लेने हैं। थर्ड जो रिडक्शन है वो सिर्फ जिंक डस्ट और वाटर के साथ है, वाटर की वेपर लेनी है आपको। यहाँ पर लिख लेंगे, जिंक जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, डस्ट के फॉर्म में। डस्ट का मतलब धूल नहीं है, यहाँ पर बहुत महीन बहुत बारीक कण होते हैं जिंक के, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें जिंक डस्ट कहा जाता है। ये आपको लेबोरेटरी में अवेलेबल हो जाएंगे। एंड वाटर वेपर, तो जब आप अपने अपचायक के रूप में जिंक डस्ट यानी कि जिंक का चूर्ण और भाप जो है, वाष्पीकृत जो जल है, उसको लेंगे और उसकी उपस्थिति में आप अपचयन कराएंगे क्लोरोफॉर्म का, तो आपको सीधे मीथेन क्या होगी, गैस प्राप्त होगी और 3 मोल HCl जो है वो निकल जाएगा। तो ये हमारे अपचयन की प्रक्रिया थी, जिसमें हमने 3 अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट, 3 अपचायक उपयोग किए और 3 अलग अलग उत्पाद जो है वो प्राप्त किए। थर्ड है क्लोरीनेशन। तो हमने ये रिएक्शन पढ़ी हुई है कि जब भी क्लोरोफॉर्म जो है, थर्ड स्टेप है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का। मीथेन का जब आप क्लोरीनीकरण कराते थे तो Cl2 से 4 बार रिएक्शन कराते थे, 3 बार रिएक्शन कराने पर क्लोरोफॉर्म मिलता था। तो अब हमें क्लोरोफॉर्म पहले से ही मिल चुका है। क्लोरोफॉर्म का जब क्लोरीनेशन होता है, क्लोरीनीकरण होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे Cl2 आप देख रहे हैं, 2 एटम होते हैं Cl2 के, 2 परमाणु होते हैं। एक परमाणु जो है इस वाले हाइड्रोजन के साथ मिल करके HCl का निर्माण करता है और एक जो Cl परमाणु बचा रह जाता है वो जाकर इस हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाता है। माने एक इसको यहाँ पर लेके जाएगा और एक इसकी जगह यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट इज CCl4 में। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोलिसिस, जिसे हम जल अपघटन भी कहते हैं हिंदी में। तो क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन जो है वो किसी ना किसी क्षार की उपस्थिति में होता है। तो जब भी जल अपघटन की बात होगी तो आप क्या कराएंगे, क्षार से अभिक्रिया करा देंगे क्लोरोफॉर्म की, यानी कि किसी बेस से रिएक्शन करा देंगे। बेस आपके पास 2 हैं, एक KOH है और एक NaOH है। तो यहाँ पर इन्होंने KOH लिया हुआ है। तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब KOH से कराई, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई, तो सबसे पहले तो आपको पोटेशियम फॉर्मेट मिल जाएगा, साथ में पोटेशियम क्लोराइड मिल जाएगा और वाटर के 2 मॉलिक्यूल आपको प्राप्त होते हैं। 2 अणु जो है जल के मिल जाएंगे। यही अभिक्रिया अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते, यही रिएक्शन अगर आप NaOH से कराते, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते, तो उस कंडीशन में जहाँ जहाँ आप पोटेशियम देख रहे हैं, K देख रहे हैं, वहाँ वहाँ बस Na आ जाता और नाम भी पोटेशियम की जगह सोडियम फॉर्मेट में परिवर्तित हो जाता और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता। जो आपने अभी लास्ट रिएक्शन पढ़ी, जो आपने अभी आखिरी अभिक्रिया जो पढ़ी थी जल अपघटन की, हाइड्रोलिसिस की, इसको हम दूसरी तरह से भी करा सकते हैं। बस यहाँ पर आपको करना क्या होगा, ये देखिए CHCl3 ये आपका क्लोरोफॉर्म का ही स्ट्रक्चर है और हमने क्लोरोफॉर्म की जो रिएक्शन है वो अपने 3 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं। यानी कि अब हमने जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसके कितने मोल ले लिए, 3 मोल ले लिए। तो यहाँ पर 3 K जो है 3 Cl के साथ मिलकर 3 KCl निकाल देंगे और ये तीनों OH जाकर के कार्बन से जुड़ जाते हैं। याद रखिएगा, जहाँ पर भी 2 या 2 से अधिक हाइड्रोक्साइड ग्रुप एक कार्बन से जुड़े हों, कभी भी याद रखिएगा कि 2 या 2 से अधिक हाइड्रोक्साइड ग्रुप जब कार्बन से जुड़े होते हैं तो उनमें से वाटर क्या होता है, निकल जाता है। किस तरह से निकलेगा, ये देखिए, ये 2H और ये ऑक्सीजन, ये इस तरह से यहाँ पर H2O जो है रिमूव हो जाता है और ये 2O और H वो इससे जुड़ा रह जाएगा। तो फॉर्मूला बचेगा क्या, HCOOH, नाम सुना सुना लग रहा होगा, SCOOH, और इस SCOOH को कहते हैं फॉर्मिक एसिड यानी कि फॉर्मिक अम्ल। और इस फॉर्मिक अम्ल की रिएक्शन हमने फिर से किससे करा दी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा दी। तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो OH है ये इस H के साथ वाटर को लेकर के, जल को लेकर के निकल जाएगा, OH और H, और बन जाएगा HCOOK, SCOOK, जिसका नाम पड़ जाएगा पोटेशियम फॉर्मेट। तो ये दूसरी तरह से हम जल अपघटन जो है वो करा सकते हैं।
नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण अभिक्रिया। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ मैंने स्टार बना दिया है। इसलिए क्या होता है इसमें, व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विथ कंसनट्रेट HNO3, जब भी नाइट्रीकरण पढ़ेंगे, नाइट्रेशन पढ़ेंगे, तो इसमें हम अपने कंपाउंड की जो रिएक्शन है, अपने यौगिक की जो अभिक्रिया है, वो किससे कराते हैं, HNO3 से। वो कंसनट्रेट भी हो सकता है, डाइल्यूट भी हो सकता है। मोस्टली मतलब ज़्यादातर हम जो है वो कंसनट्रेट HNO3, सांद्र HNO3 का उपयोग करते हैं। तो जब हम क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से कराते हैं और मिक्सचर को, यानी कि जो हमारा मिश्रण है, उसको हीट करते हैं, तो हमें एक नेम्ड कंपाउंड, एक नामी यौगिक प्राप्त होता है जिसका नाम है क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन जो है वो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है। रिएक्शन ये देखिए, यहाँ पर CH-Cl3 ने HNO3 के साथ रिएक्शन करी तो क्या बना, Cl3CnO2 और H2O जो है वो निकल जाता है। और इस उत्पाद का नाम, इस प्रोडक्ट का नाम होता है क्लोरोपिक्रिन। जनरल नेम इसका होता है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इसको क्या कहेंगे, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये डायरेक्ट कन्वर्जन है, परिवर्तन है किसमें, क्लोरोफॉर्म जो है सीधे सीधे एसिटिलीन में परिवर्तित हो जाता है। एसिटिलीन जिसका फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर करना क्या है, 2 मॉलिक्यूल, बहुत सिंपल रिएक्शन है, बस 2 मॉलिक्यूल आपको क्लोरोफॉर्म के लेने हैं। जब आप 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म में 3 क्लोरीन प्रेजेंट होते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 2 अणुओं में 6 क्लोरीन के परमाणु उपस्थित होंगे। तो उतने ही आपको यहाँ पर सिल्वर के एटम, यानी सिल्वर के परमाणु ले लेने हैं। तो हमने 6Ag ले लिया। अब ये 6Ag यहाँ पर इन 6 क्लोरीन के परमाणुओं के साथ मिलकर क्या बना लेगा, 6AgCl, जिसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। तो 6 मॉलिक्यूल जो हैं, 6 अणु सिल्वर क्लोराइड के मिल जाते हैं। बचता क्या है, 2 मॉलिक्यूल CH के। तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और इस तरह से जो क्लोरोफॉर्म है वो एसिटिलीन में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटिलीन में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है कंडेंसेशन विद एसीटोन। कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन। संघनन क्या होता है, जब 2 यौगिक आकर के आपस में एक दूसरे में जुड़ जाएं तो उसको बोलते हैं संघनन, यानी कि 2 कंपाउंड आपस में एक दूसरे में फ्यूज हो जाएं तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन। तो हम क्लोरोफॉर्म का कंडेंसेशन किससे करा रहे हैं, एसीटोन से। क्लोरोफॉर्म कंडेंसेस विद एसीटोन ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोडक्ट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड कॉल्ड क्लोरीटोन। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन दोनों मिल करके क्या बना लेते हैं, क्लोरीटोन बना लेते हैं। होता क्या है इस अभिक्रिया में कि जब क्लोरोफॉर्म जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एसीटोन के साथ अभिक्रिया करता है तो जो उत्पाद बनता है उसका नाम पड़ जाता है क्लोरीटोन। सब कुछ आपस में जुड़ जाएगा। कंडेंसेशन रिएक्शन में हमेशा जितनी भी चीज़ें हम उपयोग करते हैं वो सारी जाकर के आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। देखिए रिएक्शन में होता क्या है, ये देख रहे हैं आप, ये हमने लिखा है CH3COCH3, ये एसीटोन का फॉर्मूला है। एसीटोन की पहचान ही होती है C डबल बॉन्ड O। ये कीटोन ग्रुप होता है हमारा, दोनों तरफ CH3 लगा हुआ है तो CH3COCH3 बन गया एसीटोन। इसकी रिएक्शन हमने करा दी CHCl3 से करा दी। तो क्या होगा, ये वाला जो आप हाइड्रोजन देख रहे हैं, देखिए एरो से दिखाया भी गया है, ये हाइड्रोजन जो है ये जा करके इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। जुड़े कैसे, यहाँ जो आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, ये द्विबंध टूट जाता है और जब ये बंध टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला जाएगा, एक ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन इसी एक इलेक्ट्रॉन का यूज़ करेगा हाइड्रोजन को अपने में जोड़ने में। ठीक उसी समय इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो जाकर के इस कार्बन से क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। तो देखिए ये जो CCl3 है, ये जो CCl3 बचा, ये जाकर के इस कार्बन से यहाँ पर जुड़ गया। तो हाइड्रोजन जुड़ गया ऑक्सीजन से और ये CCl3 जुड़ गया इस कार्बन से, तो बन गया CH3CCH3 और यहाँ पर जुड़ गया OH और CCl3। इसका नाम पड़ जाता है क्लोरीटोन। नेक्स्ट रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन अभिक्रिया होती है। कार्बिल अमीन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें आपका जो अमाइड ग्रुप होता है, जो अमाइड समूह होता है, जो NH2 ग्रुप होता है, वो अमाइड को प्रदर्शित करता है। तो जो अमाइड है वो जब क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कोई भी जो अल्कोहल होता है आपका, उसके प्रेजेंस में जब आप मिश्रण को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो आपका अमाइड जो है वो आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक कन्वर्जन है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। होता क्या है देख लीजिए इसमें, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू टेस्ट पैरा अमीन्स या प्राइमरी अमीन। जो आपके प्राथमिक अमीन होते हैं
उनको आपको टेस्ट करने के लिए ये अभिक्रिया की ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्या होता है, क्लोरोफॉर्म व्हेन हीटेड विद प्राइमरी अमीन्स इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH फॉर्म्स इथाइल आइसोसाइनाइड कार्बिल अमीन। जो आपके प्राइमरी अमीन होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बिल अमीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। कब, जब आपका जो प्राथमिक अमीन है, जो प्राइमरी अमीन है, वो क्लोरोफॉर्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और मिश्रण को गर्म किया जाता है, तो जो उत्पाद प्राप्त होता है वो क्या होता है, आइसोसाइनाइड या कार्बिल अमीन। इसीलिए इस अभिक्रिया को कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए NH2 ग्रुप जो है वो NC ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और रिएक्शन क्या होती है, सिंपली आपको अपना प्राइमरी अमीन लेना है। यहाँ पर हमने इथाइल अमीन लिया हुआ है, कैसे, C2H5 इथाइल है, एथिल ग्रुप है और NH2 अमीन। तो इथाइल अमीन की रिएक्शन कराने जा रहे हैं, एक मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म का और 3 मॉलिक्यूल आपको लेने हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। तो ये जो 3 पोटेशियम है ये इन 3 क्लोरीन के साथ मिल करके यहाँ पर अलग हो जाएंगे, 3 KCl बना लेंगे, ये तो अलग हो गए। जो यहाँ पर OH ग्रुप देख रहे हैं, ये जो 3 OH ग्रुप हैं ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से लेता है और 1 हाइड्रोजन यहाँ से लेता है। इन तीनों हाइड्रोजनों के साथ मिलकर ये OH 3 मॉलिक्यूल H2O के बना लेता है, ठीक है। और बचा क्या, बचा हमारा C2H5N और क्लोरोफॉर्म का ये वाला कार्बन। तो C2H5NC ये इथाइल आइसोसाइनाइड जिसे हम कार्बिलो अमीनो इथेन भी कहते हैं, ये हमें प्राप्त हो जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, सिंपल रिएक्शन है। जो आपका एथिल अमीन है C2H5NH2, ये एक मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म, एक अणु क्लोरोफॉर्म और 3 अणु जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, इनके साथ अभिक्रिया करके इथाइल आइसोसाइनाइड फॉर्मूला C2H5NC 3 मॉलिक्यूल जो है KCl के और 3 मॉलिक्यूल जेल के देता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको बार बार रिपीट करके भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड के साथ जब आप अभिक्रिया कराते हैं क्लोरोफॉर्म की, तो क्या होता है, तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का ओपन स्ट्रक्चर, जो खुला हुआ स्ट्रक्चर है वो लिख लेना, CHCl3 3 क्लोरीन। CHCl3 की रिएक्शन आपको 3 मॉलिक्यूल लेने हैं, किसके, सोडियम इथॉक्साइड के। तो ये आपने C2H5ONA सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मूला होता है। 3 अणु हमने ले लिए। जब आप मिक्सचर को हीट करते हैं, जब गर्म करते हैं इस मिश्रण को, तो क्या होगा, ये 3 Na इन 3 Cl के साथ मिलकर NaCl निकाल देते हैं और बचा हुआ जो C2H5O है वो जाकर के इन कार्बन से तीनों जगह पर जुड़ जाता है और बना लेता है इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट। नाम है इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट, इसका निर्माण करता है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद पायरॉल। पायरॉल की रिंग होती है। पायरॉल कंपाउंड का जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल है। यहाँ पर ये देखिए, ये आपको एक पेंटागन बनाना है और इसके किसी भी एक एंड पर NH ग्रुप जो है जुड़ा होता है, तो इसे कहते हैं हम पायरॉल। तो जब भी आप पायरॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराएंगे तो 2 तरह की अभिक्रियाएं होती हैं, 2 रिएक्शन होती हैं। पहली रिएक्शन में डिपेंड करेगा कि प्रेजेंस क्या है, प्रेजेंस का मतलब किसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन कराई जा रही। तो हम पहली अभिक्रिया कराते हैं सोडियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में। जब आप सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में पायरॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 2 क्लोरोपेरिडिन हमको प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो पेंटागन है वो हेक्सागन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपली देखिए, जो 5 कार्बन देख यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये पेंटागन है 5 साइडों वाला, और यहाँ पर ये बन जाता है 1 2 3 4 5 6 साइड वाला हेक्सागन, और इसका नाम है 2 क्लोरोपेरिडिन और 2 मॉलिक्यूल HCl के प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। जब आप पायरॉल की अभिक्रिया अब किसकी उपस्थिति में कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो उस कंडीशन में यहाँ देखिए हमने लिया पायरॉल लिया। पायरॉल की अभिक्रिया हम क्लोरोफॉर्म से करा रहे हैं। प्रेजेंस है हमारी, उपस्थिति है 3 NaOH, 3 मोल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के। हीट करा तो अब 6 रिंग नहीं बनी, 6 की रिंग नहीं बनी 6 साइड की, सिर्फ 5 की ही बनी। पेंटागन ही रहा, बस यहाँ पर एक्स्ट्रा में CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा, पायरॉल में 2 एल्डिहाइड। देखिए फर्स्ट पोजीशन यहाँ और सेकंड पोजीशन यहाँ, तो सेकंड पोजीशन पे एल्डिहाइड जुड़ गया तो नाम बस चेंज हो गया, पायरॉल 2 एल्डिहाइड। 3 मॉलिक्यूल NaCl और 2 मॉलिक्यूल वाटर के प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बेल अमीन की तरह ही रीमर टीमेन अभिक्रिया होती है, रीमर टीमेन रिएक्शन होती है। इसमें हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म की जो रिएक्शन है वो कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और बेंजीन से। बेंजीन जिसका जो फॉर्मूला होता है C6H6,
तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल आपको बेंजीन के लेने हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन होती है और CaCl3। एक यहाँ पर मैं जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करना चाहूँगा कि इन्होंने जो बेंजीन लिया है ऊपर यहाँ पर लगा होता है OH ग्रुप। ये बुक में यहाँ पर नहीं है, मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ OH ग्रुप। और ये जो OH ग्रुप है इसको लगने के बाद ये बेंजीन नहीं रह जाता, ये बन जाता है फिनॉल रिंग। तो हम अपने फिनॉल की अभिक्रिया जो है वो 3 मॉलिक्यूल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और 1 मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म जब इनके साथ कराते हैं तो हमें एक मिश्रण प्राप्त होता है, एक मिक्सचर मिलता है और उस मिक्सचर का नाम होता है ऑर्थोपैरा सेलिसल्डिहाइड। ये जो है फिनॉल जो है वो सेलिसल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है वो OH के ठीक बगल में लग जाए आकर के तो वो ऑर्थोसेलिसल्डिहाइड कहलाएगा, और OH जहाँ पे लगा उसके ठीक सामने वाले कार्बन पे जुड़ जाए एल्डिहाइड ग्रुप तो वो कहलाएगा पैरा सेलिसल्डिहाइड। तो ये ऑर्थो और पैरा का जो है आपको मिक्सचर प्राप्त हो जाता है। आपका फिनॉल जो है वो सेलिसल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में 3 मॉलिक्यूल KCl और 3 मॉलिक्यूल वाटर के प्राप्त होते हैं। लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद बेंजीन। बेंजीन में क्या होता है, अब हम जो है बेंजीन से अभिक्रिया कराने जा रहे हैं। इससे पहले वाली रिएक्शन हमने फिनॉल से कराई थी, मॉलिक्यूल जो स्ट्रक्चर है वो गलत दिया गया था, उसे मैंने सही करके बता दिया था। अब हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जो है वो 3 मॉलिक्यूल बेंजीन से जब कराते हैं तो सीधे सीधे ट्राइफेनल मीथेन मिल जाता है और 3 HCl जो है वो निकल जाते हैं। तो ये देखिए C6H6 देख रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल लिए तो 3 मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन लेकर के निकल जाएगा, तो बचेगा क्या C6H5। तो ये देखिए C6H5 का होल थ्राइस और ये CH जाकर इसमें जुड़ जाएगा, तो बन गया ट्राइफेनल मीथेन और साथ में 3 मॉलिक्यूल HCl के निकल जाते हैं। तो ये थी हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं क्लोरोफॉर्म की। जितनी भी केमिकल रिएक्शन है ये आप जब बुक है जिनके पास नहीं है अगर, तो जब नोट्स सेंड किए जाएंगे तो नोट्स में देखेंगे और एक्सप्लेनेशन को रिपीट करके देखेंगे तो और अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू।